फिल्म की शुरुआत साल 1976 में जावा के सीमारंग रीजेंसी से होती है। शाम का समय है और कुछ छोटे बच्चे पत्तों से बनी एक बॉल से खेल रहे हैं। उन्हीं बच्चों में एक लड़का अब्दी भी है। खेल शुरू होने से पहले उसके पिता उसे साफ चेतावनी देते हैं कि सूरज डूबने से पहले घर वापस आ जाना। लेकिन बच्चों की दुनिया में खेल सबसे ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए कोई भी उस बात को गंभीरता से नहीं लेता। कुछ देर बाद अंधेरा होने लगता है और बाकी सारे बच्चे अपने अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन अब्दी और उसका दोस्त ट्रिस अभी भी वहीं रुक जाते हैं। तभी ट्रिस गलती से बॉल को पास के मक्के के खेत में मार देता है। दोनों उसे ढूंढने के लिए खेत के अंदर चले जाते हैं। धीरे धीरे चारों तरफ गहरा अंधेरा छा जाता है और माहौल इतना डरावना हो जाता है कि हर आवाज अजीब लगने लगती है। लेकिन सबसे सोचने वाली बात यह है कि दोनों बच्चों को अब भी सिर्फ अपनी बॉल की चिंता होती है। तभी अचानक उन्हें एक औरत की बेहद डरावनी आवाज सुनाई देती है जो उनके नाम लेकर बुला रही होती है। दोनों डरकर इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उनके सामने एक रहस्यमयी औरत दिखाई देती है जिसके हाथ में वही पत्तों वाली बॉल होती है। लेकिन इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, वह औरत अचानक खेत के अंदर गायब हो जाती है। यहाँ अगर कोई समझदार इंसान होता तो वह बॉल छोड़कर तुरंत वहां से भाग जाता, लेकिन ट्रिस उल्टा उसी औरत के पीछे दौड़ पड़ता है और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अगले ही पल वह डरावनी आत्मा उस पर हमला कर देती है। इसके बाद जो होता है वह बेहद खौफनाक और दर्दनाक है। फिल्म यहाँ बिल्कुल भी दया नहीं दिखाती और शुरुआत में ही साफ कर देती है कि आगे की कहानी कितनी भयावह होने वाली है। घबराया हुआ अब्दी किसी तरह घर पहुंचता है और अपने पिता को पूरी घटना बता देता है। उसकी बात सुनते ही पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग ट्रिस को ढूंढने निकल पड़ते हैं। काफी तलाश के बाद उन्हें नदी में ट्रिस की खून से लथपथ लाश मिलती है। अपने बेटे की हालत देखकर उसका पिता वहीं टूटकर रोने लगता है। गांव के लोग इस हादसे के लिए अब्दी को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, लेकिन अब्दी बार बार यही कहता है कि यह सब एक लड़की ने किया है। तभी भीड़ के बीच एक अजनबी आदमी आता है और सबको चौंकाते हुए कहता है कि उस लड़की का नाम सुमाला है और वह कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान की संतान है। यहीं से कहानी पूरी तरह बदलने वाली थी। अचानक फिल्म हमें 29 साल पीछे यानी 1947 में ले जाती है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है अमीर जमींदार सोजिमन और उसकी पत्नी सोलास्त्री से। सोजिमन का चाचा उससे कहता है कि वह अपनी जमीन गांव की भलाई के लिए बेच दे, लेकिन सोजिमन साफ इनकार कर देता है। इस बातचीत से सबसे जरूरी बात यह पता चलती है कि अगर सोजिमन के घर कोई वारिस नहीं हुआ तो उसकी जमीन पर उसका अधिकार भी खतरे में पड़ सकता है। इसी वजह से सोजिमन अपनी पत्नी पर दबाव डालता है। वह साफ कह देता है कि अगर 1 साल के अंदर वह मां नहीं बन सकी तो वह दूसरी शादी कर लेगा। यह बात सुनकर सोलास्त्री पूरी तरह टूट जाती है। रोते हुए बाहर बैठी सोलास्त्री कुछ मजदूरों की बातें सुनती है। वे एक बूढ़ी औरत दादी टुकीना का जिक्र कर रहे होते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह बांझ औरतों को भी मां बना सकती है। उम्मीद की आखिरी किरण समझकर सोलास्त्री नाव में बैठती है। नाव चलाने वाला आदमी या तो उसे जंगल के अंदर रहने वाली दादी टुकीना के पास ले जाता है, लेकिन दादी टुकीना कोई साधारण औरत नहीं बल्कि काले जादू की ताकत रखने वाली एक शैमैन होती है। दादी टुकीना सोलास्त्री को बताती है कि अगर उसे बच्चा चाहिए तो उसे शैतान के साथ एक समझौता करना होगा। वह कहती है कि उसके गर्भ से जुड़वां बच्चे पैदा होंगे। उनमें से एक सामान्य इंसान होगा जबकि दूसरा शैतान का बच्चा होगा। समझौते की सबसे खतरनाक शर्त यह होती है कि पति पत्नी को दोनों बच्चों की 10 साल की उम्र तक बराबर प्यार और देखभाल करनी होगी। जब दोनों 10 साल के हो जाएंगे तब शैतान अपना बच्चा वापस ले जाएगा और दूसरा बच्चा उनके पास रहेगा। लेकिन अगर उन्होंने किसी एक बच्चे के साथ भी भेदभाव किया तो पूरा परिवार हर साल पहले से भी ज्यादा भयानक सजा भुगतेगा। इसके बाद दादी टुकीना एक बेहद डरावना काला अनुष्ठान करती है। अनुष्ठान के दौरान सोलास्त्री का पूरा शरीर बुरी तरह मरोड़ खाने लगता है, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे अपने कब्जे में ले लिया हो। कुछ ही पल के लिए उसका पेट असामान्य तरीके से फूल जाता है और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। आखिर में दादी टुकीना कहती है कि 2 महीने के अंदर वह गर्भवती हो जाएगी और ठीक 2 महीने बाद वही होता है। सोलास्त्री सचमुच जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसके पति सोजिमन को इस काले समझौते के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। दोनों बच्चों के नाम पहले से ही तय कर दिए जाते हैं, कुमाला और सुमाला। पूरे गांव में इस खुशी की घोषणा की जाती है और जश्न मनाया जाता है। इस दौरान एक खूबसूरत वैंक कठपुतली का प्रदर्शन भी दिखाया जाता है जो माहौल को और भी पारंपरिक बना देता है। कुछ समय बाद एक तूफानी रात में सोलास्त्री की डिलीवरी शुरू होती है। दर्द से तड़पते हुए अचानक उसे खुद शैतान दिखाई देता है जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है। यह नजारा साफ बता देता है कि यह जन्म किसी सामान्य बच्चे का नहीं होने वाला। डिलीवरी में मदद कर रही औरत आंसुम पूरे समय सोलास्त्री का हौसला बढ़ाती रहती है। सबसे पहले एक बच्ची जन्म लेती है, लेकिन वह बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं। ऐसा लगता है जैसे वह मृत पैदा हुई हो। आंसुम सोलास्त्री को शांत रहने के लिए कहती है और थोड़ी देर बाद दूसरा बच्चा जन्म लेता है। लेकिन जैसे ही सब उसकी तरफ देखते हैं, कमरे का माहौल बदल जाता है। दूसरी बच्ची का चेहरा बेहद विकृत होता है। उसे देखते ही सोजिमन डर और घृणा से भर जाता है। वह उस बच्ची को स्वीकार करने के बजाय एक ऐसा फैसला लेता है जिसकी सजा उसका पूरा परिवार सालों तक भुगतने वाला था। वह दीवार से एक तेज धार वाला हथियार उठाता है
और विकृत बच्ची को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। उसी समय दूसरी बच्ची रोने लगती है। सोजीमन उसी को अपना इकलौता बच्चा घोषित कर देता है और अपने नौकर सुकीर से पूरे गांव में उसके जन्म की खबर फैलाने को कहता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सोजीमन को लगता है कि उसने एक बच्चे को मारकर सब कुछ खत्म कर दिया, जबकि असली डर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। समय बीतता है और 3 साल बाद हमें उस फैसले का परिणाम दिखाई देता है। छोटी कुमाला चलने फिरने में असमर्थ होती है और बोल भी नहीं पाती। ऐसा लगता है जैसे पूरा परिवार धीरे धीरे किसी अदृश्य श्राप की गिरफ्त में आ चुका हो। गांव के कुछ लोग आपस में बातें करते हुए बताते हैं कि बचपन में सोजीमन खुद भी ठीक से चल नहीं पाता था। 2 साल और गुजर जाते हैं, अब भी कुमाला बोल नहीं पाती और कभी कभी थोड़ा आक्रामक व्यवहार भी करती है। सोजीमन उसे देखकर और भी नफरत करने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसे दोनों बच्चों को ही खत्म कर देना चाहिए था। वह अपने नौकर सुकीर को आदेश देता है कि कुमाला को रस्सी से बांधकर घर के बाहर बने एक छोटे से शेड में बंद कर दिया जाए। 16 स्त्री यह सब देखकर टूट जाती है, लेकिन वह जानती है कि यह सब उसी शैतानी समझौते का परिणाम है। कुछ साल बाद कुमाला अब 8 साल की हो चुकी होती है। एक दिन वह किसी तरह घर से निकलकर गांव पहुंच जाती है। वहां कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे धक्का देते हैं और उसके ऊपर चीजें फेंकने लगते हैं। ये सब उसके माता पिता अपनी गाड़ी से देख रहे होते हैं। सोजीमन को अपनी बेटी पर दया नहीं आती। उसे सिर्फ यह शर्म महसूस होती है कि कुमाला सबके सामने दिखाई दे गई। घर लौटते ही वह उसे बेरहमी से कोड़े मारकर सजा देता है। 16 स्त्री और आंसुम उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन सोजीमन किसी की नहीं सुनता। अब तक कुमाला बिल्कुल बदल चुकी होती है। वह अब पहले जैसी आक्रामक नहीं, बल्कि बेहद मासूम और प्यारी बच्ची बन चुकी होती है। इसलिए यह पूरा दृश्य और भी ज्यादा दर्दनाक महसूस होता है। पूरे घर में अगर कोई सच में कुमाला से प्यार करता है तो वह सिर्फ आंसुम है। उसके जन्मदिन पर वह उसे एक सुंदर गुड़िया देती है। इतने अंधेरे माहौल में यह पल कुछ देर के लिए उम्मीद की छोटी सी किरण जैसा लगता है, लेकिन उसी रात सब कुछ फिर बदल जाता है। सोते समय कुमाला को कोई धीरे धीरे उसका नाम फुसफुसाते हुए सुनाई देता है। अचानक कमरे की अलमारी अपने आप खुल जाती है। अंधेरे के अंदर से एक डरावनी आकृति बाहर निकलती है। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी मरी हुई जुड़वां बहन सुमाला होती है। सुमाला कुमाला को पूरी सच्चाई बताती है, लेकिन वह यह भी कहती है कि उसे अपनी बहन से कोई दुश्मनी नहीं है। वह मुस्कुराकर कहती है, बहनें एक दूसरे की रक्षा करती हैं और अब से हम हमेशा साथ रहेंगे। यह दृश्य जितना डरावना है उतना ही भावुक भी, क्योंकि पहली बार कुमाला को कोई अपना कहने वाला मिला है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सुमाला सच में अपनी बहन की रक्षा करने आई है या फिर उसके आने के पीछे कोई और भी ज्यादा भयानक मकसद छिपा है? कुमाला जब रात में पियानो बजा रही होती है तब उसके पिता सोजीमन अपने कमरे में काम कर रहे होते हैं। पियानो की आवाज से उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बाहर आते हैं, कुमाला को जोर से मारते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि इतनी रात में शोर करना बंद करे। लेकिन इस बार मामला पहले जैसा नहीं था, क्योंकि अब कुमाला के अंदर उसकी मरी हुई जुड़वां बहन सुमाला की आत्मा प्रवेश कर चुकी थी। सालों तक सहा हुआ अत्याचार अब खत्म होने वाला था। अचानक कुमाला सीधे अपने पिता के ऑफिस की तरफ बढ़ती है। चलते चलते उसका शरीर अजीब तरीके से मरोड़ खाने लगता है और जो लड़की अब तक ठीक से चल भी नहीं पाती थी वह अचानक बिल्कुल सामान्य होकर खड़ी हो जाती है। यह देखकर साफ समझ आता है कि इस समय उसके शरीर पर कुमाला का नहीं बल्कि सुमाला का पूरा नियंत्रण है। अगले ही पल वह टेबल पर रखा पेन उठाती है और पूरी ताकत से सोजीमन के हाथ में घोंप देती है। दर्द से तिलमिलाया सोजीमन आग बबूला हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी अपनी बेटी ने उस पर हाथ उठा दिया। गुस्से में वह कुमाला को खेत में ले जाकर रस्सियों से बांध देता है और धमकी देता है कि अगर उसने दोबारा उसकी बात नहीं मानी तो हर रोज उसके साथ यही होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अब डरने वाली कुमाला नहीं बल्कि उसका परिवार था। रात को पूरा परिवार डिनर के लिए बैठता है। तभी अचानक सुमाला फिर से कुमाला के शरीर पर कब्जा कर लेती है। वह मुस्कुराते हुए सीधे टेबल पर चढ़ जाती है और सबके सामने बेहद अजीब हरकत करने लगती है। यह देखकर नौकर सुकीर उसे नीचे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल कुमाला उस पर झपट पड़ती है और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देती है। 16 स्त्री बीच बचाव करने दौड़ती है, लेकिन तभी उसकी नजर पास लगे शीशे पर पड़ती है। शीशे में उसे कुमाला नहीं बल्कि सुमाला दिखाई देती है। उसी पल 16 स्त्री समझ जाती है कि जिस बात का उसे 10 साल से डर था वह आखिरकार सच हो चुकी है। कुछ देर बाद कुमाला सुकीर को छोड़ देती है, अपने पिता की तरफ गुस्से से घूरती है और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। 16 स्त्री और आंसुम तुरंत उसके पीछे जाते हैं। काफी खोजने के बाद वे उसे घर के बाहर बैठा हुआ पाते हैं, जहां वह एक खून से लथपथ मुर्गी को खा रही होती है। अगले दिन आंसुम प्यार से उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब कुमाला मासूमियत से जवाब देती है कि यह सब मैंने नहीं, सुमाला ने किया था। यह बात 16 स्त्री भी सुन लेती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि सुमाला की आत्मा सचमुच वापस लौट आई है। घबराकर वह दादी टुकीना के पास मदद मांगने जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि दादी टुकीना की 1 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। अब उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं बचता।
वह आनसुम को अपने उस शैतानी समझौते की पूरी सच्चाई बता देती है जो उसने 10 साल पहले सिर्फ मां बनने की चाह में किया था। इधर सोजीमन अपनी गलती मानने के बजाय फिर वही पुराना रास्ता चुनता है। वह सुकीर को आदेश देता है कि कुमाला को दोबारा शेड में बांध दिया जाए। आनसुम लाख मिन्नतें करती है कि ऐसा मत करो, लेकिन उसकी एक भी बात नहीं सुनी जाती। उस रात आनसुम शेड के बाहर बैठकर कुमाला से बात करती है। वह कहती है कि चाहे पूरी दुनिया उसे ठुकरा दे, लेकिन वह हमेशा उससे प्यार करेगी। यह फिल्म का सबसे भावुक पलों में से एक बन जाता है, क्योंकि कुमाला की जिंदगी में अगर किसी ने बिना किसी स्वार्थ के उसे अपनाया है तो वह सिर्फ आनसुम है। कुछ समय बाद वही गांव के लड़के फिर कुमाला को घर से बाहर बुलाते हैं। इस बार वे दिखावा करते हैं कि वे उसके साथ खेलना चाहते हैं। मासूम कुमाला उनकी बातों में आ जाती है, लेकिन बाहर पहुंचते ही वे फिर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, उसे धक्का देते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। तभी आनसुम वहां पहुंच जाती है और उन लड़कों को डांट कर भगा देती है। सबसे दुखद बात यह है कि यह सब कुमाला के माता पिता अपनी आंखों से देखते रहते हैं, लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। उधर रात में जब उसके माता पिता आराम से खाना खा रहे होते हैं, तभी कुमाला किसी तरह शेड से बाहर निकल आती है। अब उसके हाथ में एक तेज ब्लेड है और उसकी आंखों में सिर्फ बदला। सबसे पहले वह सुथरी नाम के लड़के को निशाना बनाती है, जो देर रात कुएं से पानी भरने आया होता है। झाड़ियों के पीछे से वह उसे डराने लगती है। लड़का जैसे ही इधर उधर देखने लगता है, कुमाला अचानक उसके सामने प्रकट हो जाती है। इसके बाद वह उस पर बेहद खतरनाक हमला कर देती है। यहाँ सबसे डरावनी बात हमला नहीं, बल्कि वह पल है जब कुमाला के पीछे अचानक सुमाला की डरावनी आकृति दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे दोनों बहनें अब एक साथ शिकार कर रही हों। इसके बाद अगला निशाना बनते हैं कारियो और सुक्रो। सुक्रो अपने बड़े घुंघराले बालों के बावजूद खुद को बचा नहीं पाता। कुमाला एक बड़ा पत्थर उसके सिर पर मारती है और वह वहीं ढेर हो जाता है। फिर वह कारियो पर ब्लेड से हमला करती है। पास के पानी में दोनों जुड़वां बहनों का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो इस पूरे दृश्य को और भी डरावना बना देता है। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच जाता है। गायब हुए लड़कों की तलाश शुरू होती है। गांव का मुखिया सभी लोगों को चेतावनी देता है कि अब कोई भी बच्चा सूरज डूबने के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा। बाकी बच्चे डर कर एक घर के अंदर छिप जाते हैं, लेकिन मौत खुद उनके दरवाजे तक पहुंच चुकी होती है। कुमाला उनके सामने आती है। बच्चे अब भी उसका मजाक उड़ाते हुए उसके पीछे बाहर निकल आते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इस बार उनका सामना उसी बेबस लड़की से नहीं, बल्कि बदले की आग में जल रही सुमाला से होने वाला है। इसके बाद कुमाला एक एक करके उन सभी लड़कों पर हमला कर देती है। यह पूरा दृश्य बेहद हिंसक और परेशान कर देने वाला है। फिल्म यहाँ किसी भी तरह की नरमी नहीं दिखाती। अगली सुबह उन सभी लड़कों की लाशें मिलती हैं और उनके पास पड़ी होती है कुमाला की वही छोटी सी गुड़िया। आनसुम को एक लड़के की लाश कुएं के अंदर भी मिलती है। अब पूरे गांव का गुस्सा सोजीमन के घर की तरफ मुड़ जाता है। गांव वाले उसके दरवाजे पर पहुंचकर कुमाला को इन मौतों का जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन सोजीमन उन्हें डांट कर भगा देता है। दिलचस्प बात यह है कि सुकीर अपने मालिक के लिए जान देने तक को तैयार हो जाता है। वह तुरंत अपना हथियार निकाल लेता है। सोजीमन अब भी यकीन नहीं करता कि कुमाला ऐसा कर सकती है। उसका तर्क होता है कि वह तो हर रात शेड में बंद रहती है, लेकिन जब वे शेड में जाकर देखते हैं तो वहां दीवार में बना वह छेद दिखाई देता है जिससे कुमाला हर रात बाहर निकल जाती थी। तभी 16 स्त्री अपने पति से कहती है कि यह सब कुमाला नहीं बल्कि सुमाला कर रही है, और इस सब का असली दोषी कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने 10 साल पहले अपनी बेटी की हत्या की थी। सोजीमन कुमाला से सच्चाई पूछता है। कुमाला बिना झूठ बोले कहती है कि सुमाला उन सभी लोगों को मार रही है जिन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। अब पहली बार सोजीमन को अपनी मौत सामने दिखाई देने लगती है। वह सुकीर को आदेश देता है कि कुमाला को इस बार रस्सी से नहीं बल्कि लोहे की जंजीरों से शेड के अंदर बांध दिया जाए। आनसुम उसके पास आती है। अगले दिन कुमाला का 10वां जन्मदिन होने वाला है। कुमाला उसे कहती है कि वह तुरंत गांव छोड़ दे, क्योंकि अब यहां रहना उसके लिए सुरक्षित नहीं है। दोनों एक दूसरे को आंसुओं के साथ अलविदा कहते हैं और भारी मन से आनसुम गांव छोड़कर चली जाती है। कुछ देर बाद सुकीर कुमाला के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन कुमाला उसके लाए हुए खाने को हाथ भी नहीं लगाती। उसकी जगह वह एक जिंदा कीड़े को उठाकर खा जाती है। यह देखकर सुकीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इधर सोजीमन मदद की तलाश में कुस्नो नाम के एक शैमैन के पास पहुंचता है। कुस्नो उसे बताता है कि 10 साल पहले उसकी पत्नी ने शैतान से जो समझौता किया था, उसी का परिणाम आज पूरा परिवार भुगत रहा है। वह कहता है कि अगर शैतान के बच्चे को मारने के बजाय उसे प्यार से पाला जाता तो यह सब कभी नहीं होता। इतना कहते ही कुस्नो की आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं और वह एक डरावनी अवस्था में चला जाता है। फिर वह सबसे बड़ा खुलासा करता है। आज आधी रात के बाद जब कुमाला 10 साल की हो जाएगी, तब सुमाला हमेशा के लिए उसके शरीर पर कब्जा कर लेगी। अगर उससे पहले सुमाला की आत्मा को बाहर नहीं निकाला गया तो कुमाला हमेशा के लिए शैतान की संतान बन जाएगी। कुस्नो सोजीमन को एक पवित्र क्रिस कटार देता है और कहता है कि कुमाला को उसके पास ले आओ ताकि वह अनुष्ठान कर सके। लेकिन अगर समय पर ऐसा न हो पाए
तो आखिरी रास्ता सिर्फ एक ही बचेगा। कुमाला के दिल में यही कटार घोंपनी होगी। उधर घर पर सुकीर को बाहर से कुमाला के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह जैसे ही बाहर निकलता है, कुमाला अचानक उसके पैरों के नीचे से निकलकर उसे जमीन पर गिरा देती है। फिर रस्सी से उसका गला दबाने लगती है और उसका हथियार छीन लेती है। घबराकर सुकीर किसी तरह घर के अंदर भाग जाता है, लेकिन कुमाला दरवाजे पर कुल्हाड़ी से लगातार वार करना शुरू कर देती है। सुकीर फिर भागने की कोशिश करता है, तभी कुमाला उसका हथियार पूरी ताकत से फेंकती है, जो सीधा उसकी छाती में जाकर ढंस जाता है। सुकीर रहम की भीख मांगता है, लेकिन इस बार सुमाला किसी को माफ करने नहीं आई थी। वह उसका काम हमेशा के लिए खत्म कर देती है। उसी दौरान 16 स्त्री की नींद खुलती है। उसे फिर से पियानो बजने की आवाज सुनाई देती है। वह नीचे आती है और देखती है कि कुमाला खून से सनी हुई बैठी है। उसके हाथ में एक मशेटी है। जब कुमाला शीशे की तरफ देखती है तो उसमें फिर वही डरावनी सुमाला दिखाई देती है। डर से पीछे हटती हुई 16 स्त्री अचानक एक लटकती हुई लाश से टकरा जाती है। वह सुकीर का शव होता है। अगले ही पल सुमाला उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। 16 स्त्री किसी तरह कमरे में भागकर दरवाजा बंद कर लेती है। वह एक कुर्सी उठाकर दरवाजे की तरफ फेंकती है, जिससे कुछ पल के लिए सुमाला रुक जाती है, लेकिन यह राहत सिर्फ कुछ सेकंड की होती है। सुमाला पूरी ताकत से दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर घुस जाती है। 16 स्त्री अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुमाला उस पर टूट पड़ती है और अपने हाथ में पकड़ी मशेटी से उसे बेरहमी से मार डालती है। सुमाला अपनी मां 16 स्त्री के ऊपर बैठी होती है। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि 10 सालों का दर्द साफ दिखाई देता है। वह अपनी मां पर आरोप लगाती है कि उसकी मौत के लिए सिर्फ उसके पिता ही नहीं, बल्कि वह भी जिम्मेदार है। अगर उसने उस दिन उसे बचाया होता और कुमाला को अपने पति के अत्याचार से रोका होता, तो शायद आज यह दिन कभी नहीं आता। लेकिन तभी एक पल के लिए सुमाला पीछे हटती है और कुमाला को अपनी मां से बात करने का मौका देती है। कुमाला अपनी मां की तरफ देखती है। 16 स्त्री रोते हुए उससे माफी मांगती है। वह स्वीकार करती है कि वह कभी अच्छी मां नहीं बन पाई और अपनी बेटी की रक्षा करने में पूरी तरह असफल रही। यह सुनकर कुमाला बिना किसी नफरत के अपनी मां को माफ कर देती है, लेकिन असली बात अभी सामने आनी बाकी थी। अगले ही पल सुमाला दोबारा कुमाला के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लेती है। वह बिना किसी दया के अपनी मां का हाथ काट देती है और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर देती है। यह फिल्म के सबसे दर्दनाक और हिंसक दृश्यों में से एक है। इस पूरे पल में एक तरफ कुमाला की मासूमियत दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ सुमाला का भयानक और निर्दयी रूप। यही विरोधाभास इस दृश्य को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना देता है। कुछ देर बाद सोजीमन घर लौटता है। घर के अंदर चारों तरफ तबाही फैली होती है, खून, टूटा हुआ सामान और मौत का सन्नाटा। फिर उसकी नजर अपनी पत्नी की लाश पर पड़ती है। उसी पल पहली बार उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास होता है। वह मान लेता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसका असली जिम्मेदार वही है, हालांकि उसने बहुत देर से अपनी गलती स्वीकार की थी। वह अपनी पत्नी के शव के पास बैठकर रो ही रहा होता है कि तभी घड़ी में 12 बज जाते हैं। जैसे ही आधी रात होती है, उसके सामने उसकी दोनों बेटियां दिखाई देती हैं। कुमाला डरी हुई आवाज में अपने पिता से मदद मांगती है, लेकिन अगले ही पल सुमाला धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ती है। फिर वह कुमाला का मुंह जबरदस्ती खोलती है और हमेशा के लिए उसके शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लेती है। अब उसके सामने खड़ी चीज न पूरी तरह कुमाला थी, न पूरी तरह सुमाला, बल्कि दोनों का एक बेहद डरावना और राक्षसी रूप बन चुका था। वह तुरंत सोजीमन का पीछा करना शुरू कर देती है। भागते समय सोजीमन सीढ़ियों से उतरते हुए अपना टखना मोड़ बैठता है। सुमाला उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, क्या तुम फिर से वैसे ही लंगड़े हो रहे हो जैसे बचपन में थे? यह सुनकर साफ समझ आता है कि सुमाला उसके अतीत तक सब कुछ जानती है। किसी तरह जान बचाकर सोजीमन पूरे गांव में पहुंचता है और लोगों को चेतावनी देता है कि कुमाला अब पहले जैसी नहीं रही। यह सुनते ही गांव वाले उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सोजीमन अकेले ही उसे खोजने निकलता है। सुमाला उसे धीरे धीरे मक्के के खेतों के अंदर ले जाती है। अब शिकार और शिकारी दोनों आमने सामने थे। अचानक सुमाला उसके ठीक सामने प्रकट होती है और उसकी पीठ पर छलांग लगा देती है। वह लगातार उस पर हमला करने की कोशिश करती है। काफी संघर्ष के बाद सोजीमन किसी तरह उसे गिरा देता है, लेकिन जब उसके पास उसे दोबारा मारने का मौका आता है तो इस बार उसके हाथ रुक जाते हैं। 10 साल पहले उसने बिना सोचे अपनी बेटी की जान ले ली थी, लेकिन आज वह वही गलती दोबारा नहीं कर पाता। वह कुमाला को एक बोरे में डालता है और रोते हुए उससे माफी मांगता है। वह कहता है कि उसने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया और अब वह उसे मिस्टर कुस्नो के पास ले जाकर बचाना चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक बोरे के अंदर से सुमाला की आवाज सुनाई देती है। वह सोजीमन को पाखंडी और निकृष्ट पिता कहती है। वह उसे याद दिलाती है कि जिस तरह उसके अपने माता पिता ने उसे बचपन में अपाहिज होने की वजह से ठुकराया था, ठीक उसी तरह उसने भी कुमाला के साथ व्यवहार किया, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा बुरा। इतना कहने के बाद सुमाला अचानक बोरे से गायब हो जाती है और अगले ही पल पीछे से आकर सोजीमन के पैर में वार कर देती है। अब दोनों के बीच आखिरी लड़ाई शुरू होती है। काफी संघर्ष के बाद सोजीमन कुस्नो द्वारा दी गई क्रिस कटार निकालता है और पूरी ताकत से सुमाला के सीने में घोंप देता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन यहीं से कहानी आखिरी बार पलट जाती है।
सुमाला फिर से उठकर बैठ जाती है। वह मुस्कुराते हुए बताती है कि जब उसने कुमाला के शरीर पर पूरा कब्जा किया था तब उसका दिल अपनी जगह से हटकर सीने के दाईं तरफ चला गया था, इसलिए वार सीधे दिल पर हुआ ही नहीं। अब सोजिमन के बचने की कोई उम्मीद नहीं बचती। जिस बेटी को उसने जन्म लेते ही मार दिया था, आज वही बेटी उसका अंत करती है और इस बार उसे कोई नहीं बचा पाता। अगली सुबह गांव वालों को सोजिमन की लाश खेत के बीच एक क्रॉस पर टंगी हुई मिलती है। सिर्फ वही नहीं, सुमाला मिस्टर कुस्नो को भी मार देती है क्योंकि उसने सोजिमन की मदद करने की कोशिश की थी। कुछ समय बाद सोजिमन और सोलास्त्री का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। आंसुम उनकी कब्र के पास बैठकर फूट फूट कर रोती है। उधर फिल्म की शुरुआत में दिखाई दिया वही बुजुर्ग गांव वालों को चेतावनी देता है कि सुमाला कभी पकड़ी नहीं गई, वह आज भी कहीं जंगलों में मौजूद है, इसलिए कोई भी इंसान सूरज डूबने के बाद घर से बाहर न निकले, वरना अगला शिकार वही होगा। डरे हुए गांव वाले उसकी आत्मा को शांत करने के लिए उसके नाम की भेंट चढ़ाना शुरू कर देते हैं। आज भी यह माना जाता है कि सीमारंग के जंगलों में सुमाला की आत्मा भटकती है और इसी वजह से वहां बच्चों को आज तक शाम ढलने के बाद बाहर जाने से मना किया जाता है। लेकिन सबसे डरावना दृश्य अब भी बाकी था। फिल्म के आखिरी सीन में उन मारे गए लड़कों में से एक के पिता कहते हैं कि उन्हें सुमाला जैसी किसी आत्मा पर विश्वास नहीं है। उनका मानना है कि उनके बेटे की मौत किसी हादसे में हुई थी, इसलिए वे किसी तरह की भेंट नहीं चढ़ाएंगे। इतना कहकर वह घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन कुछ ही दूर जाकर उनके कदम रुक जाते हैं। उनके सामने सुमाला किसी इंसान की लाश को नोच नोच कर खा रही होती है। वह धीरे धीरे अपना सिर उठाती है, सीधे उनकी तरफ देखती है और एक खौफनाक मुस्कान देती है। यही फिल्म खत्म हो जाती है। और सच कहूं तो यह सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे पिता की कहानी है जिसने अपने ही फैसलों से अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। फिल्म में हॉरर के साथ गहरा इमोशनल दर्द भी है। कुमाला और सुमाला दोनों किरदारों को जिस तरह दिखाया गया है वह कहानी को और भी असरदार बना देता है। सुमाला का मेकअप और उसका डरावना डिजाइन काफी प्रभावशाली है, जबकि फिल्म का सबसे यादगार पल वही है जब पहली बार सुमाला अपनी बहन कुमाला के सामने प्रकट होती है। वहीं से पूरी कहानी का असली आतंक शुरू होता है।